नमस्कार। आप देख रहे हैं पॉलिटिकल पिच। पॉलिटिकल पिच पे चर्चा करते हैं दक्षिण भारत की राजनीति को लेकर के। दक्षिण भारत में भी भारतीय जनता पार्टी की संभावनाएं 2024 के लोकसभा चुनाव में बेहतर नजर आ रही। अब तक भारतीय जनता पार्टी दक्षिण में केवल कर्नाटक तक ही अपना प्रभाव दिखा पाई थी, लेकिन अब कर्नाटक से आगे आंध्र प्रदेश, तेलंगाना और तमिलनाडु, केरल में भी भारतीय जनता पार्टी का प्रभाव इस बार दिखाई दे सकता है। यद्यपि ये बातें हास्यास्पद लगती है और संभवतः आपको भी ये विश्वास नहीं हो पा रही होगी कि दक्षिण में 2019 के चुनाव में भारतीय जनता पार्टी की स्थिति लगभग शून्य थी। वहां पर भारतीय जनता पार्टी की बेहतर संभावनाएं कैसे हो सकती है। लेकिन जो हाल फिलहाल के दिनों में राजनीतिक डेवलपमेंट हुई है, उससे ऐसा लगता है कि दक्षिण भारत की राजनीति भी कमल खिलाने के लिए तैयार दिखाई दे रही है। बात अगर हम तमिलनाडु की करें तो तमिलनाडु संस्कृति का काशी तमिल समागम के माध्यम से जिस प्रकार से तमिल संस्कृति को बढ़ावा दिया गया, संसद भवन के नई बिल्डिंग का उद्घाटन के समय सेंगोला को जिस प्रकार से स्थापित किया गया, जो तमिल संस्कृति का एक प्रतीक था सेंगोला, दक्षिण तमिलनाडु से उन संतों को बुला करके संसद भवन में उनसे स्थापित करवाया गया सेंगोला। इसके अलावा जब संसद में अविश्वास प्रस्ताव पर चर्चा चल रही थी, तो उस समय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण के द्वारा 1989 की उस घटना को याद करना, जिस घटना में तमिलनाडु विधानसभा के अंदर जयललिता के साथ हाथापाई हुई थी और उनकी साड़ी तक खींची गई थी। उस घटना की चर्चा करना तमिल जनमानस को भारतीय जनता पार्टी के साथ जोड़ने का प्रयास के रूप में था। और अभी फिलहाल के दिनों में जिस प्रकार से डीएमके के नेता एमके करुणानिधि के पोते मुख्यमंत्री एमके स्टालिन के बेटे और तमिलनाडु के मंत्री उदयनिधि स्टालिन ने सनातन धर्म को गाली देने का जो काम किया, इससे भारतीय जनता पार्टी की राजनीति तमिलनाडु में भारतीय जनता पार्टी की जो संभावनाएं हैं वो बेहतर करती है। तमिलनाडु में भारतीय जनता पार्टी का जो प्रदेश इकाई के जो अध्यक्ष हैं अन्नामलाई, वो भी तेज तर्रार नेताओं में से गिने जाते हैं। जिस प्रकार से तमिलनाडु सरकार के खिलाफ वो लगातार मुखर होकर के हमलावर हैं और जनता के बीच में रह कर के संघर्ष कर रहे हैं, जन यात्राएं निकाल रहे हैं और तमिलनाडु के विभिन्न जिलों से होकर के वो यात्रा निकाल रहे हैं, धरना प्रदर्शन, और जिस प्रकार से तमिलनाडु सरकार के खिलाफ वो राजनीति कर रहे हैं, उससे साफ तौर पर भारतीय जनता पार्टी की एक संभावनाएं वहां नजर आती है। उदयनिधि स्टालिन के मामले में भी अन्नामलाई ने कहा कि वो दक्षिण के पप्पू हैं, अर्थात राहुल गांधी से उदयनिधि स्टालिन की तुलना कर रहे थे। ऐसे में भारतीय जनता पार्टी तमिलनाडु में एक बेहतर संभावनाओं को लिए हुए नजर आ रही है। तमिलनाडु में मैं इसलिए नहीं केवल कह रहा हूं कि ये सारी राजनीतिक घटनाक्रम हो रही है, बल्कि करुणानिधि और जयललिता के स्वर्ग सिधार जाने के बाद, इन दोनों के देहांत के बाद तमिलनाडु की राजनीति में एक जो वैक्यूम क्रिएट हुआ था, डीएमके ने एमके स्टालिन के रूप में अपना एक नेता चुन लिया है। और यूं कह सकते हैं कि करुणानिधि की कमी को एमके स्टालिन पूरा कर रहे हैं, जबकि जयललिता के उत्तराधिकारी आज भी तय नहीं है और उनकी पार्टी ऑल इंडिया अन्ना डीएमके
इस समय नेतृत्व के अभाव में है। कह सकते हैं जयललिता के बाद जो एक वैक्यूम क्रिएट हुआ है, उस वैक्यूम को भरने की कोशिश भारतीय जनता पार्टी कर रही है। 60 के दशक तक कांग्रेस तमिलनाडु में प्रभावशाली रही। उसके बाद कांग्रेस का जो प्रभाव कमा वो कभी दोबारा से वापस नहीं आया। ऐसे में मुख्य विपक्ष की भूमिका निभाते हुए इस समय भारतीय जनता पार्टी नजर आ रही है और इसका फायदा आने वाले लोकसभा चुनाव में दिखाई दे सकता है। तमिलनाडु भारतीय जनता पार्टी के लिए एक प्रवेश, भारतीय जनता पार्टी के लिए एक बेहतर संभावनाओं को लिए हुए हैं। तो केरला में भी संभावनाएं नजर आ रही है। बहुत अच्छा प्रदर्शन तो ना सही, लेकिन केरल में भी इस बार लोकसभा में भारतीय जनता पार्टी का खाता खुल सकता है। जिस प्रकार से नवगठित इंडिया अलायंस, जो विपक्ष का जो अलायंस बना INDIA, उस अलायंस में केरल की दोनों ही मुख्य पार्टियां LDF और UDF के सारे घटक दल उस इंडिया अलायंस के हिस्सा हैं। ऐसे में भारतीय जनता पार्टी को केरल में कम्युनिस्ट और कांग्रेस दोनों के ऊपर हमलावर होने का मौका मिलेगा। और अगर कहीं सीट शेयरिंग इनके बीच में किसी भी प्रकार की टैक्टिकल सहमति या सीट शेयरिंग जैसे कोई भी मुद्दा गठबंधन के बीच में होता है, तो वहां विपक्ष के लिए जो जगह खाली है वो भारतीय जनता पार्टी उसको पूरी कर सकती है। केरला में भी प्रकाश जावड़ेकर के केरला के प्रभारी बनाने के बाद भारतीय जनता पार्टी लगातार वहां पर जनता से जुड़े हुए मुद्दे को उठा रही है। रोड पर संघर्ष, सड़क पर संघर्ष करते हुए भारतीय जनता पार्टी नजर आ रही है। ऐसे में केरल में भी कुछ संभावनाएं दिखाई देती है। तो तेलंगाना बेहतर संभावनाओं को 2019 में ही दर्शा चुकी है कि तेलंगाना में भारतीय जनता पार्टी के लिए एक सुनहरा मौका है। तेलंगाना से 17 सीटें आती है। इन 17 सीटों में से 4 में पिछले बार भारतीय जनता पार्टी चुनाव जीतने में सफल रही थी। इस बार उम्मीद की जा रही कि 400 और अधिक सीटें जीत पाएगी। और उम्मीद तो भारतीय जनता पार्टी को ये भी है कि तेलंगाना विधानसभा चुनाव में और लोकसभा चुनाव 2024 में भारत राष्ट्र समिति यानी के चंद्रशेखर राव की पार्टी के बाद नंबर 2 बनने की, अर्थात मुख्य विपक्षी पार्टी बनने की हसरत भारतीय जनता पार्टी तेलंगाना में देख रही है। तो आंध्र प्रदेश में भी TDP और YSR कांग्रेस के बीच में राजनीतिक रस्साकसी चलती है और दोनों ही दलों के साथ भारतीय जनता पार्टी का बेहतर संबंध है। फिर भी भारतीय जनता पार्टी आंध्र प्रदेश में भी अपनी संभावनाओं को टटोल रही है। और इसके भान भी जिस प्रकार से तेलुगु सुराही को लेकर के विदेश यात्रा पर गए थे और वहां पर उन्होंने किसी विदेशी को गिफ्ट किया, ब्रिक्स में विदेशी मेहमानों को गिफ्ट किया। ऐसे में तमिल संगोला के बाद तेलुगु सुराही की चर्चा में आना ये निश्चित रूप से तेलुगु राजनीति के लिए एक अहम डेवलपमेंट में से देखा जा रहा है। और इस तेलुगु भाषी क्षेत्र विशेषकर आंध्र प्रदेश और तेलंगाना में भी भारतीय जनता पार्टी अपनी संभावनाओं को टटोल रही है। आंध्र प्रदेश में भी भारतीय जनता पार्टी 2019 के चुनाव से बेहतर करती हुई नजर आएगी। तो वहीं कर्नाटक में विधानसभा चुनाव हार जाने के बाद जनता दल सेक्युलर के साथ भारतीय जनता पार्टी की दोस्ती के कदम आगे बढ़ते जा रहे हैं। तो बात अगर दक्षिण के पांडिचेरी की ना करें तो वो भी बेईमानी होगी। पांडिचेरी में इस बार NR कांग्रेस के साथ मिलकर के NDA की सरकार है। ऐसे में भारतीय जनता पार्टी पांडिचेरी का लोकसभा सीट से चुनाव लड़ना चाहेगी और ये एक सीट भी भारतीय जनता पार्टी जीत करके दक्षिण की राजनीति में अपने वर्चस्व को, अपने प्रभाव को और अधिक बढ़ाएगी। कह सकते हैं कि 2024 में भारतीय जनता पार्टी की अगर उत्तर भारत से कुछ सीटें कम होगी तो दक्षिण भारत का ये 130 सीटों वाला
जो किसी भी सरकार को बनाने में निर्णायक भूमिका निभा सकती है, से 130 में से अच्छे खासे संख्या में सीटों को हासिल करने की संभावनाओं को टटोल रही है। और निसंदेह जिस प्रकार से दक्षिण भारत के राज्यों की राजनीति में जिस प्रकार की संभावनाएं दिखाई दे रही है, इसमें भारतीय जनता पार्टी को ऐसा लगता है कि दक्षिण में भी कमल खिल सकता है और उत्तर भारत से निकल करके अब ये पार्टी दक्षिण भारत में भी अपने प्रभाव का विस्तार में लगी हुई है। धन्यवाद साथियों। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। हमारे साथ बने रहने के लिए हमारे चैनल पॉलिटिकल पिच को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।